नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हम बात करेंगे पाम तेल की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में दबाव बरकरार है। मलेशिया में भाव 5 महीने के आसपास हैं। सितंबर में भारत का पाम तेल का एक्सपोर्ट जोरदार घटा है। मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि पाम के उत्पादन में बढ़त है, लेकिन एक्सपोर्ट में गिरावट है। ऐसे में कीमतों में आगे क्या भाव रह सकते हैं, क्या रुख है, किस तरह की मांग है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साइम डाबी ऑयल मलेशिया के सीईओ संदीप भान हैं। साथ ही एसएसजे फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पाम तेल पर चर्चा पहले कर लेते हैं, क्योंकि भावों में यहां पर लगातार दबाव देखने को मिला है। बाजार एक दो चीजों को देखता रहा है कि बायोफ्यूल की डिमांड कैसी रहती है और चीन की मांग अब क्योंकि वो छुट्टियों से वापस आ चुके हैं तो कैसी रह सकती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स एज ऑफ नाउ बाजार में नहीं है। लेकिन संदीप, सबसे पहले अगर हम डिमांड साइड से ही बात करें तो किस तरह के क्यूज आप फिलहाल बाजार में देखते हैं? अभी नियर बाय में तो थोड़ी सी डिमांड में स्लो डाउन तो है। इंडिया से डिमांड में इतनी ज्यादा आ नहीं रही है जितनी आनी चाहिए थी। और अभी चाइना भी जस्ट रिसेंट कल ही ओपन हुआ है आफ्टर लॉन्ग हॉलीडेज। उनकी भी डिमांड एक्सपेक्टेड तो है, पर अभी प्राइसेस जिस तरह से नीचे गिरे कुछ पिछले 2-3 हफ्ते में, उससे कोई भाग दौड़ के बाइंग कर नहीं रहा। एवरीबडी इज होल्डिंग बैक। संदीप, अगर साथ ही साथ अब प्रोडक्शन की बात की जाए, जिस तरह के मलेशिया के नंबर्स आए हैं, उम्मीद से किस तरह के नंबर्स हैं और क्या बाजार इनको डाइजेस्ट और रिएक्ट कर चुका है? बाजार ने नंबर्स तो डाइजेस्ट कर लिए। प्रोडक्शन जिस हिसाब से आना चाहिए था, मार्केट एक्सपेक्टेशन थी 6 से 7% अप आ जाएगा, वो खाली 4.25% ही अप आया है। उससे लगता है कि आने वाले महीनों में अब प्रोडक्शन उतना ज्यादा पिकअप आएगा नहीं। साथ ही इंडोनेशिया की जो प्रोडक्शन है, वहां पे भी माना जा रहा है कि प्रोडक्शन सिर्फ 5% बढ़ेगी। वो नंबर्स कैसे देखते हैं आप? उन नंबर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वी शुड नॉट सी एनी मेजर स्पाइक इन प्रोडक्शन में। अब सीजनली अब हम कम प्रोडक्शन के महीनों में जा रहे हैं, तो इससे अब ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ से उतना ज्यादा कोई ये सप्लाई बढ़ेगी नहीं। अब संदीप, अगर प्राइसेस की बात यहां से की जाए तो जो करंट मूव्स हैं, क्या रेंज आपको लगती है अब यहां से बनती हुई नजर आएगी? कहां पर सपोर्ट लेवल्स हैं और अगर कोई इन्वेस्टर हैं जिन्हें खरीदना हो, लेना हो, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, इस लेवल पे अभी ये लेवल लगता है, ये इस लेवल पे तो सपोर्ट आना चाहिए अब, क्योंकि एक बहुत ही नीचे आ गया है अपने पीक से भी। 1-1.5 महीने पहले जब ये 4,000 तक गया था, उसके बाद से अब वापस 3500 प्लस प्लस के ऊपर आ चुका है। तो इस लेवल पे सपोर्ट तो आना चाहिए अब। साथ ही राइवल ऑयल्स का कितना फर्क पड़ेगा? अगर सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस देखें तो वो कहां जाते हुए नजर आते हैं और उसका इम्पैक्ट पाम पे कैसा रहेगा? पाम सनफ्लावर ऑयल ने तो जो मेजर इम्पैक्ट तो सनफ्लावर ऑयल का ही था। सनफ्लावर ऑयल आज पहले $15 $20 डिस्काउंट ये प्रीमियम पे इंडिया पे चल रहा था, जो अब वापस $40 के आसपास हुआ है। एंड सोयाबीन ऑयल इज स्टिल मेंटेनिंग क्लोज टू $100 प्रीमियम। अभी भी उनके मुकाबले पाम थोड़ा चीप है। उसके चक्कर में पाम को अपना सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडिया को 6-7 लाख टन तो लगता ही मिनिमम महीना। सो फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स वी शुड बी एबल टू सी समवेयर अराउंड 700 to 800,000 tons of oil from India. जिस तरह के रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हमने आते हुए देखे हैं, या संदीप, जिस तरह के रिकॉर्ड इंपोर्ट्स जुलाई अगस्त में आए हैं वो सितंबर में नहीं देखने को मिले। अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात की जाए, जो कि स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल और शादी के महीने भी हैं, किस तरह की मांग मंथ ऑन मंथ आता हुआ देखेंगे आप? देखिए, अगर ये प्राइस डिस्काउंट सोयाबीन ऑयल के सामने $100 प्लस प्लस रहा और सनफ्लावर ऑयल भी $50 प्लस प्लस रहा, तो वी शुड सी समवेयर अराउंड 700 to 800,000 tons of oil each month in next 3 months. संदीप, जिस तरह की डिमांड इंडियन मार्केट से लगातार निकल के आती रहती है और जैसे माना जा रहा है कि पर कैपिटा कंजम्पशन यहां से सिर्फ बढ़ती हुई नजर आएगी, उतने में कितना शेयर आप पाम का आता हुआ देखते हैं? या फिर जैसे हम बात करते हैं कि ज्यादातर इंडियन पॉपुलेशन अब मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास में जाने लगी है, क्या दूसरे तेलों की तरफ झुकाव बढ़ेगा, या आपको लगता है जिस तरह की जगह पाम ने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में बना ली है वो बरकरार है? पाम की डिमांड बरकरार रहेगी। पाम की जो अपनी कैप्टिव डिमांड इंडिया से है, वो खाली बढ़ती जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। जो अब हमने पिछले 2-4 महीने में जो जबरदस्त इंपोर्ट इंडिया में हुआ, उसमें भी पाम ने अच्छी ग्रोथ अपनी मेंटेन करके रखी है। तो पाम शेयर पे सॉफ्ट ऑयल्स का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ज्यादातर मांग आप कहेंगे आउट ऑफ हाउस कंजम्पशन की तरफ से ही है? कंजप्शन होरेका सेक्टर है, रेस्टोरेंट्स है, फ्राइंग है, बेकरी है, शॉर्टनिंग है, एवरी सेक्टर इज सीइंग ग्रोथ इन पाम। ओह वेल, एब्सोल्युटली। तो अच्छी खासी बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार है। आगे जाके भारतीय बाजार यहाँ पर अच्छा इंपोर्ट भी करेंगे। और एक फाइनल सवाल बायो डीजल को लेकर, क्योंकि कच्चे तेल के भाव बढ़े हैं, तो कितनी डाइवर्जेंस, आप किस तरह के मैंडेट्स फिर यहाँ से प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आता हुआ देखते हैं?
प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने जो अपनी पॉलिसीज ऑलरेडी अनाउंस की वो तो मेंटेन हो रही है, उनमें कोई चेंज आएगा नहीं। इनफैक्ट उनमें तो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज होने का किसी भी कंट्री से कोई सिग्नल आ नहीं रहा है। लाइक फॉर इंडोनेशिया ने B35 मैंडेट स्ट्रिक्टली अब इंप्लीमेंट तो कर ही लिया एंड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स B40, बट B35 आज की तारीख में फुली इंप्लीमेंट हो गया है। तो सेम है द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी, जहां पे भी बायोडीजल का इंपैक्ट है वहां कोई कमी नहीं आएगी। बायोडीजल इनफैक्ट इज अ सेक्टर व्हिच इज ओनली गोइंग टू ग्रो। तो जिस तरफ भी देखा जाए माना यही जा सकता है कि प्राइसेस की जो गिरावट है उसमें एज ऑफ नाउ यहाँ पे अल्प विराम लगता हुआ नजर आया है। आगे मांग बेहतर रह सकती है और जिस तरह के आंकड़े देखने को मिले हैं उनमें शायद सुधार भी देखने को मिलेगा। संदीप, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम पाम सेक्टर हमारे दर्शकों को समझाने के लिए भी। आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पर जोड़ लेते हैं। और मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, पाम तेल की तो यहाँ पर बात की ही है, लेकिन अगर एग्री सेक्टर की बात की जाए तो आप यहाँ पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ पर आता हुआ देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल केक में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि कीमतें आज भी 2800 के ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप जो मिलता है तो वहाँ बाय करने की सलाह रहेगी। 2780 के स्तर पर दिसंबर वायदा में बाय करिए। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 2755 का लगाना है और लक्ष्य यहाँ पे 2850 का लेकर के चल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हम ग्वार सीड की अगर बात करें तो यहाँ भी निचले स्तरों से ग्रेजुअली जो है रिकवरी देखने को मिल रही है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी 5680 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ भी डिप्स में 5650 के स्तर पर नवंबर वायदा में बाई की सलाह रहेगी। 5580 का एक स्टॉप लॉस लगाए। लक्ष्य 1 से 2 दिन के लिए 5800 का रहेगा। ऑलराइट, तो अच्छी खासी तेजी गुआर सीड में एक्सपेक्टेड है। आपको याद दिला दें कि सितंबर का महीना बहुत बेहतरीन नहीं गया था, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत यहां पर बेहतर हुई है और यहां से भी करीबन 250-300 रुपए की तेजी की एक्सपेक्टेशन गुआर सीड में। एक और कमोडिटी मनोज जी, जिसमें हम आज बात भी कर रहे थे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से, जिनका मानना है कि हल्दी में 2024 में हम नए हाइज बनता हुआ देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि फसल की बुआई इस बार 25% कमजोर है, ईल्ड यहां पर बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ओपनिंग स्टॉक कमजोर है और आगे जाके डिमांड अच्छी खासी निकलने की एक्सपेक्टेशन है। तो स्पाइसेस पैक में हल्दी और बाकी जगह क्या नजर है? हल्दी की अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है और हमने इनफैक्ट 18,000 तक कीमतों को जाते हुए भी देखा था पिछले 2 महीनों में और वहां से हमने एक मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी। लेकिन 13,000 के ऊपर जो है कीमतें काफी समय से जो है सस्टेन होती हुई नजर आई है। तो यहाँ काफी कुछ जो है डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ पे आगे जो फेस्टिव डिमांड के साथ ही अगर एक्सपोर्ट डिमांड इमर्ज होकर निकलती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे फिर से एक बार जो पुराने हाईज है उसको टेस्ट करते हुए देखेंगे। लेकिन हाँ, डाउन साइड यहाँ लिमिटेड लगती है। 13,000 अब यहाँ पे जो टर्मरिक है वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे और ग्रेजुअली हम यहाँ पे बढ़त जो है वो आते हुए देखेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर हम जीरा की बात करें तो यहाँ पे जो तेजी है वो अब गायब होती हुई नजर आ रही है और आज भी हम देख रहे हैं कि कीमतें लगभग 4% गिरावट के साथ ट्रेड कर रही है। तो जीरा में मोमेंटम आगे भी जो है कमजोर बना रह सकता है। और अगर कोरिएंडर की बात करें तो वहां जो दायरा है वो 6,800 से 7,100 का देखने को मिल रहा है। तो कोरिएंडर एक दायरे में रह सकता है। हल्दी में मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन जीरे में हमारा मानना है कि आगे भी जो है बिकवाली वो जारी रह सकती है। जी हाँ, जीरे में एक तरफा तेजी भी देखने को मिली है, तो जाहिर सी बात है कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन अब यहाँ पर की भी जा सकती है। प्रियांक, आपकी टॉपिक्स नॉन एग्रो स्पेस में अब कहाँ बनती हुई दिख रही है? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी पिक जिस तरह से हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है तो वही चलते गोल्ड में हमने सेफ हेवन अपील आते हुए देखी है। जिस तरह से वॉर का सिचुएशन इजराइल और हमास के बीच में है तो यहाँ पे गोल्ड पे अगर करेक्शन आता है तो बाय करके चला जा सकता है। मे बी अराउंड 57,400 450 जोन अच्छे सपोर्ट्स है, वहां पे बाय किया जा सकता है। 57,200 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 57,850 के टारगेट्स रहेंगे। और दूसरे पे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से कॉपर में रहेगी। कॉपर में भी ये गिरावट पे बाय की सलाह रहेगी अराउंड 703 के आसपास। 690 का स्टॉप लॉस रहेगा। 720 725 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। प्रियांक, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पे ये कहा गया है कि सीएमई का जिस तरह का वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट उन्होंने सितंबर क्वार्टर में आता हुआ देखा है वो रिकॉर्ड हाई है और इस तरह के रिकॉर्ड्स उन्होंने 6 क्वार्टर से बनाए हैं। और एक मेटल जहां पर हमने लगातार रिकॉर्ड बनता हुआ देखा है वो है एल्यूमिनियम। तो चाहे आप वॉल्यूम्स की बात करें, डेली एवरेजेस की, क्वार्टरली के हिसाब से बात करें या ओपन इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पर लगातार सपोर्ट है। एल्यूमिनियम उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं और जिस तरह का इंटरेस्ट यहाँ पर एल्यूमिनियम में पिछले काफी समय से बना है, क्या वो आगे भी जारी रह सकता है?
जी बिल्कुल, अगर मनीषा जी आप देखेंगे पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में इन लास्ट 1.5 मंथ्स रिलेटिवली एल्यूमिनियम ने आउट परफॉर्म किया है। और हमने देखा है कि जो लोस बने थे अराउंड 195 के आसपास, वहां से एक रैली हमने 210 प्लस की देखी, और अभी वहां से थोड़ा बहुत ये रिट्रेसमेंट हुआ है। अभी 205 के आसपास के ट्रेड्स हो रहे हैं एमसीएक्स में। मेरे हिसाब से 202 से लेके 200 का जो बैंड है वो एक शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंड रहेगा। वहां पे आता है तो अक्यूमुलेट करना चाहिए, और वहां से फिर से हम एक बार सपोर्ट आता हुआ दिखेंगे, और बाउंस बैक में फिर से एक बार 210 213 के रेंजेस जा सकते हैं। तो मेजर बुलिश मूव के लिए 213 से लेके 215 ये बैंड रेजिस्टेंस है, प्रीवियस स्विंग हाई से वहां पे। तो अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक रैली बिल्टअप हो सकती है फॉर 230 ऑड लेवल्स। ये आज का बाजार है जहां पर आधे % की गिरावट है, लेकिन अगर आपको वीकली मंथली चार्ट्स दिखाएं तो एल्यूमिनियम ने यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। एक महीने में करीबन 2% की तेजी है, जबकि एक महीने में ज्यादातर मेटल्स में यहां पर थोड़ी सी वीकनेस बनते हुए नजर आई है। साथ ही प्रियांक, यहां पर जिंक लेड में तो बहुत मूवमेंट यहां पर है नहीं, लेकिन जिंक में यहां पर क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि बाजार का अब यहां मानना है, जो कि इंटरनेशनल स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से कहना है कि यहां पर डेफिसिट आप इस साल और अगले साल शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिंक में भी हम देख रहे हैं कि जो लास्ट 1 मंथ की रेंज है 210 207 नीचे में और 230 31 ऊपर में, अभी भी हमने देखा था लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में 230 के आसपास भाव गए थे, और वहां से एक करेक्टिव पुल बैक हमने देखा। अभी 220 के आसपास के ट्रेड्स हो रहे हैं। मोर और लेस जिंक और एल्यूमिनियम ये अभी फिलहाल आउट परफॉर्म कर रहे हैं कॉपर को। तो जिंक में भी बायस ओवरऑल पॉजिटिव ही रखना चाहिए ट्रेडर्स को। 220 217 ये एक इमीडिएट सपोर्ट रेंज दिखती है जिंक के लिए। वहां आता है तो वहां से बाई की ट्रेड्स करनी चाहिए। अगेन हम 225 से लेके 230 का रेंज ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है कि साइडवेज टू बुलिश अंडरटोन रहेगा। एंड जिंक एल्यूमिनियम कॉपर ये तीनों ही अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखे 1 मंथ to 2 मंथ्स टाइम होराइजन रखें तो यहाँ से ऊपर के भाव एक्सपेक्टेड है। राइट, तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर इन मेटल्स में बना सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ बरकरार हैं। वापस आएंगे तो बात यहाँ पर एनर्जी की करेंगे, क्योंकि कच्चे तेल और नेचुरल गैस में काफी उठापटक है। यहाँ पर आपको क्या क्यूज लेने हैं बताएंगे इस ब्रेक में। यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि जिस तरह का इजराइल और गाजा में जो यहाँ पर फिलहाल बीत रहा है उसका एक इम्पैक्ट या नीजोक रिएक्शन हमने कच्चे तेल में जरूर आता हुआ देखा, लेकिन उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार भी है। ज्यादातर तो $88 का जो हाई हमने यहाँ पर ब्रेंट में बनता हुआ देखा था, उससे आधे % की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। यही कुछ हाल यहाँ पर नेचुरल गैस में भी था, जहां पर करीबन 8 महीने के हाईज पर यूएस में कारोबार होता हुआ नजर आया, और कल यहाँ पर 15% का उछाल हमने यूरोप के गैस प्राइसेस में आता हुआ देखा। उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली यहां पर भी है। बाजार एक्चुअली यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट आगे देखने को मिल सकती है। कंट्रीज जो यहां पर बातचीत कर रहे हैं किसका किसको सपोर्ट है, और मेन पॉइंट ये कि जो ये हम जानते हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों ही कच्चे तेल के उत्पादक देश नहीं हैं, लेकिन जिस जगह वो हैं वो मिडिल ईस्ट है और उनके आसपास सबसे बड़े उत्पादक देश जरूर हैं। तो उसका इंपैक्ट बाजार यहां पर बहुत कीनली वॉच करता हुआ नजर आ रहा है। प्रियांक, कैसे देखते हैं आप जो वीकेंड में हुआ, जो हमने नीजर्क रिएक्शन देखा, और जिस तरह की स्थिति या स्टेबिलिटी अब यहां पर वापस प्राइसेस में लौटते हुए दिखी है? देखिए, मोर और लेस मुझे लगता है कि इन वेरी नियर टर्म क्रूड ऑयल प्राइसेस एक न्यूज फ्लो के हिसाब से ट्रेड करेंगे। और जो रेंज में देख रहा हूं, हमने देखा कि WTI ने कुछ दिन पहले अराउंड 95 के आसपास 28 सितंबर को हाई बनाया था, और वहां से ऑलमोस्ट 10% करेक्शन 81.5 तक ट्रेड हुए थे। और वहां से ये जो लास्ट सैटरडे संडे में जो डेवलपमेंट हुए उसकी वजह से एक नीजक रिएक्शन ऑन द हायर साइड हमने देखा है। पर अभी भी मुझे लगता है कि अराउंड $90 $91 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा ऑन द हायर साइड। तो अगर पुल बैक आती भी है तो मुझे लगता है कि ऊपर में फिर से एक रेजिस्टेंस बन सकता है। और MCX की अगर मैं बात करूं तो 7300 से लेकर 7450 ये ऑन द हायर साइड तक नीजक रिएक्शन में प्राइसेस जा सकते हैं। वहां से फिर से एक बार रेजिस्टेंस क्रूड ऑयल में बन सकता है एट हायर लेवल्स।
आज का ही अगर लो और हाई हम यहाँ पर देखें तो 88.5 का हाई था, 87.10 का यहाँ पर लो है और एज ऑफ नाउ 87.5 के आसपास के कारोबार। और एमसीएक्स की जहाँ तक बात है, यहाँ पर भी करीबन 200 रुपए की एक रेंज हमने यहाँ पर 100-150 रुपए की रेंज बनते हुए देखी है। मनोज जी, आपका क्या सेंस है, क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी है बाजार में वो तो लगता है कि आगे जाकर बरकरार ही रहेगी, लेकिन अगर कोई यहाँ पर ट्रेड या कारोबार लेना हो तो कैसे करें? बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पे एक चीज साफ तौर पे जो है क्लियर है कि जो सऊदी अरेबिया और रशिया की तरफ से जो उत्पादन कटौती है वो वर्ष के आखिर तक जारी रहेगी। तो जो ग्लोबल सप्लाई पोजीशन है वो ऑलरेडी टाइट है। ऐसे में अगर यहाँ पे मिडिल ईस्ट में टेंशन जो है वो बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में कीमतों में जो सपोर्ट्स है वो जारी रहेंगे। जो बड़ा करेक्शन हमने आते हुए देखा था उसके पीछे मुख्य वजह जो यूएस में गैसोलाइन की जो इन्वेंट्री में बढ़त देखने को मिली थी, उसके चलते जो है यहाँ पे मुनाफा वसूली थी। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इजराइल और यहाँ पे फिलिस्तीन के बीच में जो वॉर हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कीमतों को आगे भी सपोर्ट करता रहेगा। WTI के लिए $82 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो दिखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो MCX क्रूड ऑयल 7000 पर यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे अगर थोड़े डिप्स आते हैं 7100 7070 के आसपास, तो वो एक बेहतरीन लेवल होंगे बाइंग के लिहाज से। हमारा मानना है कि 6820 के स्टॉप लॉस से डिप्स में बाय करना चाहिए। ऊपर में 7350 7400 ये नियर टर्म टारगेट जो यहाँ देखने को मिलेगी। प्रियंका, आप आगे जाके क्या फैक्टर्स यहाँ पर वॉच करना चाहेंगे? एक तो सबसे बड़ा ऑफकोर्स यहाँ पर जिस तरह का वॉर एस्केलेशन है गाजा में, दूसरी तरफ चाइना डिमांड है, वो एक और बड़ा मुद्दा होगा देखने के लिए। जैसे मनोज जी ने कहा कि ओपेक एनालाइज क्या करते हैं, वो है हायर इंटरेस्ट रेट्स है, डे टू डे जो इकोनॉमिक डेटा है, इन्फ्लेशन नंबर्स काफी सारी कंट्रीज के इस हफ्ते में आने वाले हैं। तो क्या से एक मेजर क्यू या एक डायरेक्शन इस हफ्ते में मिलेगी? देखिए, इस हफ्ते में मुझे लगता है कि मोर कंसंट्रेशन विल बी जो वॉर के वहां से न्यूज निकल के आती है उससे एक उठापटक वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो नियर टर्म में जिस तरह मैंने कहा कि अराउंड 6800 से जो सपोर्ट लेके मार्केट अभी 7170 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और ऊपर में 7300 7400 तक का एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो एक फिर से लेवल से रहेंगे जहां पे बाजार की नजर रहेगी, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस बैंड है अराउंड 7400 7500 के जोन्स में। वहां पे प्राइस बिहेवियर कैसा रहेगा और न्यूज फ्लो कहाँ कैसे रहेगी वो गेज करके वहां से मुझे लगता है कि फिर से एक रिट्रेसमेंट मूव हो सकता है। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि 67,000 6900 ऑन द लोअर साइड ये सपोर्ट बैंड रहेगी एंड 7400 7500 ऑन द हायर साइड ये एक रेजिस्टेंस बैंड रहेगी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। बात अब यहाँ पर नेचुरल गैस की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उठापटक काफी हद तक जारी है। निचले स्तरों पे तो अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन 300 का स्तर भी फिलहाल टूटना थोड़ा दूर है। मनोज जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स तो सारे ऑन द पॉजिटिव साइड हैं। यूरोप में गैस की जो स्टॉक्स हैं उसको लेकर चिंताएं हैं, यूएस की प्रोडक्शन गिरी है लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, और जिस तरह से तमार पाइपलाइन है या फिर शेवरॉन ऑस्ट्रेलिया में है, वहां से भी सप्लाईज की चिंताएं हमने आते हुए देखी हैं नेचुरल गैस के लिए। बिल्कुल मनीषा जी, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से लगातार जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड पे दिखा है। और हमने देखा है कि काफी समय के बाद कीमतें $3 के स्तर को इंटरनेशनल मार्केट में तोड़ती हुई नजर आई। और इनफैक्ट यहाँ पे 250 260 जोन में जो रेजिस्टेंस बने हुए थे वो भी निकलते हुए नजर आए हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे मोमेंटम क्लियरली पॉजिटिव है। 264 के जो स्तर है वो भारतीय बाजारों में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे। 289 एक इमीडिएट हर्डल है। हमारा मानना है कि ये लेवल अगर निकलते हैं तो हम जल्द यहाँ पे कीमतों को 320 के स्तर तक जाते हुए देखेंगे। तो डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। 264 का स्टॉप लॉस लगाएं। 289 के अगर ब्रेकआउट होते हैं तो और वहां पे बाइंग की पोजीशन ऐड करके चलना चाहिए। 320 तक के लक्ष्य जो है यहाँ शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो यानी कि यहाँ से 40 रुपए की तेजी की एक्सपेक्टेशन के साथ काम किया जा सकता है। प्रियंका, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बाजार को लगता है कि ये सब भी अगर एक साइड कर दें तो जो विंटर डिमांड है, जो हरिकेन सीजन है जो अभी भी यहाँ पर स्थित है, उसका भी सपोर्ट यहाँ शायद देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मनीषा जी, हमने देखा है कि नेचुरल गैस प्राइसेस काफी समय से 250 से लेके 200 के जोन्स में ट्रेड कर रहे थे, बट एक पॉजिटिव बायस हमारा हमेशा से रहा है कि नेचुरल गैस प्राइसेस 300 के प्राइसेस क्रॉस कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस ईयर। तो अभी जो ब्रेकआउट हमने देखा है 250 के ऊपर, अभी मुझे लगता है कि ये सस्टेन करेगा और जो भी पुल बैक आती है
किसी भी वजह से वो एक अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए टू गो लॉन्ग एट लोअर लेवल्स। अभी स्ट्रैटेजी फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ये रहनी चाहिए कि 280 के आसपास के रेट्स चल रहे, गिरावट आती है मे बी अराउंड 270 के आसपास, तो वो एक अट्रैक्टिव लेवल्स रहेंगे जहां पे बाई किया जा सकता है। ऑन द लोअर साइड 250 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। हायर साइड पे 310 से लेके 330 जोन ये एक टारगेट जोन से रहेंगे। ऑलराइट, ये तो बात हुई कच्चे तेल की, और एक कमोडिटी जो बची है बात करने के लिए वो है चांदी, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है। हम जानते हैं कि चांदी के इंपोर्ट्स पिछले क्वार्टर में काफ़ी कमज़ोर रहे और बाजार एज ऑफ नाउ जो चांदी के इंपोर्टर्स हैं वो बाय एयर यहाँ पर चांदी इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की डिमांड निकल के आई है काफ़ी प्रीमियम में चांदी स्पॉट मार्केट्स में चल रही है। वो ऑफकोर्स इंडियन मार्केट्स का हाल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार है। जिस तरह का सेल ऑफ मेटल्स में आया है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर चांदी में भी देखने को मिला। आप दोनों से ही आपकी इमीडिएट नियर टर्म के लिए एक सेंस जानना चाहेंगे कि चांदी में अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। मनोज जी, आपसे पहले। बिल्कुल, यहाँ पे निश्चित रूप से बाइंग करना चाहिए मनीषा जी। मेरा मानना है कि $20.80 का जो सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में वो कंटिन्यू होल्ड रहेगा। भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे जो इमीडिएट अभी जो लो बने थे 65,600 के आसपास, वो लोज जो है इंटेक्ट रहना चाहिए। तो कहीं भी 68,000 67,000 की रेंज में बाय करके चलना चाहिए। फिर से कीमतें एक बार 72,000 तक के जो लक्ष्य है वो शॉर्ट टर्म में दिखा सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस एक 65,500 का मेंटेन करके चलना चाहिए। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर मनोज जी से आती हुई। प्रियांक, आप क्या रेंज देखते हैं? ये ओवरऑल बायस बुलियन कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव रहेगा इन द वेरी नियर टर्म। अभी 2160 के आसपास स्पॉट चल रहा है, मे बी अराउंड 2130 से लेकर $21 ये एक सपोर्ट बैंड दिखता है। अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं तो यहाँ से अराउंड 67,600 67,000 जोन्स वो एक सपोर्ट जोन्स रहेंगे, वहां पे चांदी को बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस अगर किसी को रखना है तो मे बी अराउंड 65,000 का रहेगा। एंड हायर साइड में हम एक रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स 71,000 टू 72,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म में डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर नेचुरल गैस और चांदी दोनों पर ही आती हुई इस सेगमेंट में हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से। प्रियांक, मनोज जी, बहुत शुक्रिया आज साथ देने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज में डिटेल से चर्चा भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।